तो आज हम लोग 9 से लेकर के 12 जून 2021 के मध्य की करंट अफेयर्स की खबरों को जानेंगे कि कौन कौन से इन 4 दिनों में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की खबरें रही हैं, जिनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पहली खबर जानिए कि असम के जो रिंगमा नागा हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह को पत्र लिखा है और एक स्वायत्त जिला परिषद के गठन की मांग की है। संविधान की 6ठी अनुसूची हमको आपको पता होना चाहिए, वो 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक प्रावधानों से संबंधित हैं और ये 4 राज्य आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। दैट इज ATMM। ये भी जानिए कि रेंगमा हिल्स, जिसके ऊपर नागाओं की बड़ी जनसंख्या वास करती है, इसका विभाजन 1963 में असम और नागालैंड के बीच कर दिया गया था। बिकॉज 1963 इज द ईयर व्हेन नागालैंड स्टेट वाज फॉर्म्ड। नागालैंड राज्य के गठन का वर्ष कौन सा है? तो 1963 है। और जो भी सीमावर्ती आपको रेंगमा हिल्स था, इसका बंटवारा आपको दोनों राज्यों के मध्य कर दिया गया और अभी तक ये विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। नागालैंड में नागा मुद्दों के समाधान हेतु समिति का गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री नेफियू रियो साहेब करेंगे। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन पेंजिया 14 जानिए। ज्योग्राफी में हम आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के समय जो आरंभिक स्थल खंड था, दैट वाज पेंजिया, और पैंथालासा विशाल महासागर था, जिसके अवशेष हम आज के प्रशांत महासागर के तौर पर जानते हैं। हाउएवर ऑपरेशन पेंजिया का स्थल खंड से कुछ भी लेना देना नहीं है, उस स्थल खंड से। हाँ, इस स्थल खंडों से लेना देना है कि स्थल खंडों के ऊपर जो भी अवैध दवाओं की बिक्री की जाती है, उनको कैसे रोका जाए। तो दैट इज योर ऑपरेशन पेंजिया। इसका संचालन इंटरपोल करता है और ये नकली और अवैध दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की बिक्री को लक्षित है। हाल फिलहाल में नकली दवाएं बेचने वाली बहुत सारी वेबसाइट्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जानिए कि पश्चिम बंगाल और बिहार से 3 GI टैग प्रमाणित आम की किस्मों का बहरीन को निर्यात किया गया है। इन 3 प्रजातियों में से खिरसापति और लक्ष्मण भोग पश्चिम बंगाल के आम की वेराइटीज़ हैं और जर्दालू आम आपको बिहार का है, जिसको GI टैग मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त जानिए दैट इज कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने लद्दाख, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश हो रखा है, उसको स्वच्छ और हरा भरा तथा कार्बन न्यूट्रल केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। तो लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा और कार्बन न्यूट्रल कहने का मतलब होता है कि जितने कार्बन पार्टिकल्स का उत्सर्जन विभिन्न प्रदूषक कारकों से होता है, लगभग उतने ही वहाँ पर अगर पेड़ वगैरह लगा दिए जाए या कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया जाए, तो इन सारी इनिशिएटिव्स को हम आप कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव्स के तौर पर जानते हैं। उसके अगले में जानिए कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में संचालित है। आकांक्षी जिले वैसे जिलों को नीति आयोग ने आकांक्षी जिला बताया है जहां विभिन्न सरकारी आपको योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से संचालित नहीं होता है और विभिन्न सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर ये जिले खरे नहीं उतरते हैं। कहने का मतलब यह है कि विकास की गंगा को यहाँ और बहाए जाने की ज़रूरत है और इसी को लेकर के सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान बाय नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन, इस अभियान के तहत नागरिक समाज को जिला प्रशासन के साथ जोड़ा जाएगा। बिकॉज विकास के दोनों पहियों की तरह से हैं जिला प्रशासन। प्रशासन अकेले तब तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक नागरिकों की सहभागिता न हो। तो इन्हीं इनिशिएटिव्स को और बढ़ाने के लिए, नागरिकों की सहभागिता को और बेहतर इन्हेंस करने के लिए आपको सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे, इनको निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग की चर्चा की जाती है
और ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तमाम निर्वाचनों के लिए आपको कार्यविधियां स्थापित करता है और ऐसे चुनावों का संचालन करता है। स्थापना चुनाव आयोग की चूंकि 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी जानिए कि जो निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई 55 साल की उम्र में कोई बन रहे हैं तो 55 + 6 वो 61 की एज में रिटायर कर जाएंगे, और अगर किसी 63 ईयर्स के सिविल सर्वेंट या किसी और योग्य व्यक्ति को बनाया जा रहा हो तो वो 63 + 2 65 की एज में वो रिटायर कर जाएंगे। इसके अतिरिक्त जानिए स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, तो दैट इज केरल। इसके तहत रसोई घरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि घरेलू कामकाज में गृहिणियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके। घर में जो महिलाएं होती हैं उनको तमाम जो धुएं वगैरह के साथ या फिर गंदगी के साथ आपको सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। बुरे माहौल में भी घर के लोगों के लिए आपको पौष्टिक भोजन बनाना पड़ता है, तो उनके किचन को कैसे हम आप बेटर स्मार्ट बना सकें, यही इनिशिएटिव का नाम है स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट, और इसका संचालन केरल राज्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त जानिए क्वेरेली साइमंड्स द्वारा विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग का 18वां संस्करण जारी किया गया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 10वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इससे हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी इंस्टीट्यूट्स और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शैक्षणिक स्तर के बीच कितना बड़ा अंतर होगा और क्यों इसको अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बोला जाता है सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में से। अमेरिका में अवस्थित है ये। इसके अतिरिक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है और स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। भारत से भी 3 इंस्टीट्यूट्स को टॉप 200 में जगह मिली है। ये आपको IISc बेंगलुरु है, IIT बॉम्बे है और IIT दिल्ली है। ये भी जानिए कि IIT बॉम्बे सारे इंस्टीट्यूट्स में से जो भारतीय इंस्टीट्यूट हैं उनमें टॉप पर रहा है 172वें रैंक के साथ, IISc 185 रैंक के साथ, और हमारा IIT दिल्ली रहा है 193 स्थान पर, 193 पर IIT दिल्ली। इसके अतिरिक्त जानिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए निर्वाचित अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो वो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद साहिब हैं। ये 76वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। ये जगह किन की लेंगे, तो वोल्कन बोजिकर की लेंगे जो कि आपको तुर्की से संबंधित रहे हैं। और इन्होंने वैक्सीन राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे महामारी को मिटाने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। दरअसल राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद की भावना अपने देश को या अपने देश के नागरिकों को दूसरों के समकक्ष ज़्यादा श्रेष्ठ कर बताती है। फॉर एग्जाम्पल हिटलर का जो उग्र राष्ट्रवाद था वो निर्जातीय समूह के आधार पर था। हिटलर का मानना था कि जर्मन के लोग प्योर आर्यन रेस के हैं और इसीलिए वो बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा श्रेष्ठतम हैं। सिमिलरली कोरोना के इस काल में बहुत सारे राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा उपायों को अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। वैक्सीन्स को अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है और दूसरे देशों तक इनको पहुंचाने में आनाकानी की जा रही है। सो इसी से बचाव की सलाह आपको मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद साहिब ने दी है। देखिए एग्जैक्टली लिख भी रखा है कि जब कोई देश किसी वैक्सीन की खुराक को अन्य देशों को उपलब्ध कराने से पहले अपने देश के नागरिकों या निवासियों के लिए सुरक्षित कर लेता है तो इसको वैक्सीन राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जानिए कि धान, दलहन, तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट यूपीएससी तक ने पूछा हुआ है कि इस बढ़ोतरी की घोषणा कौन करता है, तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। और इसकी अनुशंसा कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। तो ये दोनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एमएसपी को यूजुअली लागत मूल्य के 1.5 गुना रखा जाता है। ये भी जानिए खासतौर से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स
कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग A2+FL एवं C2 लागत दोनों को ध्यान में रखता है। दरअसल A2 लागत में किसान द्वारा सीधे नगद रूप में किए गए खर्च को देखा जाता है, दैट इज बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई आदि। और FL के तहत अवैतनिक पारिवारिक श्रम को रखा जाता है, चूँकि अपने परिवार के लोगों को जो भी किसान होते हैं वो पे आउट नहीं करते हैं। हाउएवर इसमें भी आपको मेहनत लगती है जिसका अपने आप में एक बाजारिया मूल्य होता है, तो FL के तहत अवैतनिक पारिवारिक श्रम को रखा जाता है। बिकॉज हमको आपको पता है कि भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है, जिसमें परिवार के विभिन्न सदस्य ही कृषि कार्यों का संपादन करते हैं। वहीं C2 लागत में A2+FL लागत के अलावा खेत की ज़मीन का किराया, जिसमें मान लीजिए मैंने पट्टे पर ले रखा है तो उसका कुछ एक सर्टेन मूल्य हमको चुकाना पड़ता होगा, राइट, दैट कॉस्ट इज इंक्लूडेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमको कृषि पूंजी कहीं से हम ले रहे हैं उधार पर, तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज इंक्लूडेड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्याज आता है C2 में, मूलधन नहीं। मूलधन A2 के तहत इंक्लूडेड है। अगर मैं किसी फसल चक्र के लिए पैसे वगैरह उधार ले रहा हूँ तो उससे बीज वगैरह, सिंचाई वगैरह पे ही तो खर्च करूंगा, तो दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन A2। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न कि C2 के तहत बस ब्याज को लिया जाता है जो भी लोन वगैरह कृषि कार्यों के लिए लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जानिए, मध्य अमेरिका का एक छोटा सा तटीय देश है, दैट इज अल साल्वाडोर। ये बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, यह अपने आप में एक डिजिटल करेंसी है। न तो कोई इसको देख सकता है, न तो छू सकता है, केवल इलेक्ट्रॉनिकली इसको स्टोर किया जा सकता है। और इसका निर्माण ब्लॉकचेन तकनीक पर किया जाता है। सीधे सपाट शब्दों में समझिए कि जैसे हमारे आपके हाथ में अगर 100 रुपये का एक नोट है, उसको पलट कर देखने पर वहाँ लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, और भारत के जो RBI गवर्नर होते हैं उनका वहाँ पर साइन वगैरह दिखता है। लेकिन जो भी वर्चुअल करेंसीज होती हैं, इनको लेकर के बहुत सारी आशंकाएं जताई जाती हैं। बिकॉज जैसे भारत सरकार की गारंटी है वो 100 रुपये का नोट, हाउएवर कोई नहीं बता सकता है कि बिटकॉइन किसकी गारंटी पर है, किसने उसको इशू कर रखा है, राइट। तो इन्हीं दुविधाओं के कारण कल को कोई प्रॉब्लम आ गया उस मुद्रा में तो आपको किनको रिफर करना है, तो इन्हीं अस्पष्टताओं के कारण देश इनको आधिकारिक रूप से अपनी मुद्रा के साथ संलग्न करने से, अपने देश में इनको औपचारिक रूप से इनकी घोषणा करने से बचते आए हैं। हाउएवर अल साल्वाडोर ने इसको आपको अलाउ कर दिया है। अमिताभ बच्चन साहब को बहुत फ़ायदा हुआ है बिटकॉइन में। अगर न्यूज़ वगैरह अगर आप लोग देखते हो तो कुछ 117 करोड़ रुपए उन्होंने बिटकॉइन में बनाए, और बहुत सस्ते में ख़रीदा था बहुत समय पहले जब इसकी कीमत बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त कहवा या कॉफ़ी परिवार से संबंधित एक नए पौधे की खोज की गई है, डैट इज़ अर्गोस्टेमा क्वारेंटेना। और अगर ये कहवा या कॉफ़ी की एक वैरायटी है तो डैट मीन्स ये या तो केरल और कर्नाटक से संबंधित होगी। आप देख सकते हैं कि ये केरल की वागामोन पहाड़ियों पर इसको देखा गया है। इसके अतिरिक्त जानिए कि इंडो थाई कॉर्पोरेट भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आपको ये समन्वित गश्त होती है, और इसका 31वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त जानिए कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 रिपोर्ट में 2019 में 187 मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी के बढ़कर 205 मिलियन होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको कहीं मेंस वगैरह में, जो लोग भी मेंस वगैरह लिख रहे होंगे वो डाल सकते हैं कि कोविड का ये इम्पैक्ट है कि दुनिया में कहाँ तो 187 मिलियन ही बेरोजगार थे। हाउएवर कोविड के कारण और भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोग आपको 20 मिलियन लोग आपको बेरोजगार हो गए। ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो 2021 है, इसका प्रकाशन किया जाता है ILO के द्वारा, दैट इज संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके अभी डायरेक्टर जनरल गाय राइडर साहब हैं। इसका निर्माण 1919 में किया गया था और लीग ऑफ नेशंस की एक एजेंसी के तौर पर ही किया गया था।
जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई ताकि कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। सिमिलरली प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर आपको लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी ताकि दुनिया में कोई और बड़ा युद्ध न छिड़ सके। हाउएवर ये कहीं ना कहीं फेल रहा और तभी जो है सो कि द्वितीय विश्व युद्ध भी दुनिया को देखना पड़ा। तो 1919 में इसकी स्थापना की गई है आपको ILO की, और भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। कहने का मतलब कि भारत 1919 से ही इस संस्था से जुड़ा हुआ है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगली खबर देखिए, दिहिंग पटकाई आपको ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश के 12 और अंडमान निकोबार के 9 के बाद सर्वाधिक नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स आपको असम में है, दैट इज 7। इन 7 में से आपको काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरांग है, डिब्री सैखोवा है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है और दिहिंग पटकाई है। काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और मानस यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल हैं और नामेरी औरांग आपको टाइगर रिजर्व्स हैं। इसके अतिरिक्त जानिए अटलांटिक चार्टर, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जारी किया गया था और इसमें युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व के लिए एक हॉलिस्टिक दृष्टिकोण बताया गया था। तो इसको साइन करने वाले कौन से लोग थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कौन सा आपको ब्रिटेन में आपको प्रधानमंत्री थे? तो चर्चिल थे। इन्होंने हिटलर के हमलों से आपको ब्रिटेन की रक्षा की थी। हाउएवर इंडिया के लिए बहुत अच्छे नहीं थे। इनका एक बड़ा कुख्यात सा स्टेटमेंट है कि मुझे इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया है मेरे देश के लोगों ने कि मैं भारत को आज़ाद कर सकूं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अपने देश के संभवतः सबसे महान राष्ट्रपति थे। डिफरेंटली एबल्ड थे ये पाँव से, हाउएवर इनके स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण ही ये पाँव से अपंग थे, पाँव से डिफरेंटली एबल्ड थे, कोई सोच से नहीं थे। इनकी कड़ी मेहनत के कारण ही जो है सो कि इनके दृढ़ संकल्प के कारण ही आपको पर्ल हार्बर जैसी घटना के बावजूद भी अमेरिका फिर से उठ खड़ा होता है और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर उभरता है। तो चर्चा में क्यों है? ये तो सालों पुरानी करंट अफेयर्स है। अभी हाल फिलहाल में इसको ऐसा करंट अफेयर्स भी नहीं कहना चाहिए, दैट इज योर हिस्ट्री। करंट अफेयर्स में ये इसलिए अटलांटिक चार्टर शब्द फिर से आ रहा है बिकॉज अभी बताया जा रहा है कि नए अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन साहब और ब्रिटेन के अभी के आपको प्रधानमंत्री दैट इज बोरिस जॉनसन। इसके अतिरिक्त जानिए मास्टर प्लान 2041 किनका है? तो दिल्ली का है और नगर के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए कैसे कौन सा संधारणीय मॉडल, संवहनीय मॉडल इस्तेमाल में लाया जाए, दैट इज योर मास्टर प्लान 2041। अभी आपसे पूछेंगे कि मास्टर प्लान 2041 किन्होंने लॉन्च किया है? दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, किन्होंने? तो ये एग्जैक्टली दिल्ली है। इसके अतिरिक्त जानिए एक बहुत सकारात्मक खबर है, हरियाणा में अब 75 साल से ऊपर के जो वृक्ष हैं उनके रखरखाव के लिए वार्षिक तौर पर 2500 रुपये का पेंशन दिया जाएगा और इस योजना का नाम रखा गया है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। देख सकते हैं आप कि मनोहर लाल खट्टर साहिब का इमेज है। तो बहुत सी चीज़ें हम आप इमेज चूँकि दिमाग में बहुत टाइम तक रहती है, तो हरियाणा में 75 साल से ऊपर के वृक्षों को क्या मिल रहा है? आपको वार्षिक पेंशन मिलेगा और जो भी आदमी इनकी देखभाल कर रहा होगा उनको डायरेक्टली ये आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके अगले खबर को जानिए, फसल बीमा का आजकल बीड मॉडल काफ़ी चर्चा में है बिकॉज महाराष्ट्र सरकार ने पूरे अपने प्रांत में इसको लागू करने की घोषणा करी है। बीड वहाँ का एक सूखाग्रस्त जिला है जो कि मराठवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है और चूँकि सूखाग्रस्त क्षेत्र में पड़ने के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या तमाम और बीमा योजनाओं के तहत जो बीमा कंपनियां हैं उनको बड़े आर्थिक भुगतान करने पड़ते थे और ये उनके लिए बहुत फिजिबल नहीं होता था। तो बिड में ज़िले में कैसे उन बीमा कंपनियों को राज़ी कराया गया है, किस मॉडल पे वो लोग काम कर रहे होंगे ताकि उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो चीज़ें, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो और किसानों के लिए भी बेहतर हो। तो ये मॉडल इतना अच्छा रहा है कि इसको पूरे महाराष्ट्र में वो लोग जो है सो कि उद्धव ठाकरे की सरकार
लागू करते सोच रही है। उसके अगले में देखिए कि उड़ीसा वन विभाग घड़ियालों को बचाने पर अब नगद 1000 रुपये इनाम देगा। तो 1000 रुपये चाहिए तो तुरंत बैग वगैरह पैक करिए, उड़ीसा चलिए, एक घड़ियाल को बचाइए एंड यू विल गेट 1000 रुपीज़ इन कैश। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है। अनुसूची 1 में अगर आपको लिस्टेड कर दिया गया तो डैट मीन्स कि आपका शिकार वगैरह नहीं किया जा सकता है उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का। हाउएवर अभी भी अवैध शिकार वगैरह इन चीज़ों का होता है। इसके अतिरिक्त जानिए कि IUCN की ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत शीघ्रता से इनके बचाव के लिए, इनके संरक्षण के लिए उपाय नहीं किए गए तो आने वाले निकट भविष्य में घड़ियाल विलुप्त हो सकते हैं। ये भी जानिए कि वर्ल्ड ओशन डे आपको 8 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड ओशन डे है तो कोई अंतरिक्ष के बारे में आपको जानकारी या जागरूकता तो नहीं फैलाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि लोग महासागरों को जानें, उनमें अनावश्यक कचरा न डालें और उनका भी जो है सो कि संवहनीय इस्तेमाल करना सीखें। इस साल की थीम द ओशन लाइफ एंड द लिवलीहुड्स थी। और ये भी जानना रुचिकर होगा कि सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक की घोषणा खुद संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से लेकर के 2030 तक करी है। रंजीत सिंह दिसाले, इनको हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार घोषित किया गया है, राइट, एक खबर। और रंजीत सिंह दिसाले कहाँ के रहने वाले हैं तो महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं। लास्ट ईयर इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था बिकॉज अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को लेकर के, विशिष्ट तौर से बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के बड़े अथक प्रयास रंजीत सिंह दिसाले साहब ने किए थे। तो रंजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार और महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त जानिए नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात के आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र को देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बनाने की घोषणा की है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत वहाँ पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मोटर वाहन नहीं चलेंगे और वहाँ चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहन, राइट। और केवड़िया वही क्षेत्र है जहाँ पर हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी दैट इज सरदार पटेल की 3000 करोड़ रुपए की प्रतिमा स्थापित की गई है, राइट। ये भी जानिए कि इस बार नेशनल अवार्ड्स में पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड वाटर बरियल को मिला है, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है और मोनपा भाषा में बनाई गई है। ये भी जानिए कि ओमान में 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेजबानी की जाएगी। दैट मीन्स ओमान में आयोजन किया जाएगा FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप का। और मैचेज इसके कहाँ खेले जाएंगे तो ओमान की राजधानी मैस्कट में खेले जाएंगे। ये भी जानिए कि वलेरिया लुशेली, जो कि मैक्सिको के राइटर हैं, इनकी बुक लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव को डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वलेरिया लुशेली, मैक्सिको, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव और डबलिन साहित्य पुरस्कार। भारतीय नौसेना के आपको उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर दैट इज ALH Mk3 हैं, राइट। तो ये जानिए, एग्जाम में पूछ देंगे कि ALH Mk3 ये आपको क्या है, तो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हैं और ये कोई वायुसेना से संबंधित नहीं है, ये नौसेना से संबंधित हैं, राइट। और इनका निर्माण किन्होंने किया है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने किया है। इसके अतिरिक्त जानिए द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में दमिश्क दुनिया के सबसे कम रहने लायक शहर के तौर पर लिस्ट किया गया है। सीरिया वगैरह आपको पता है कि आतंकवाद और गृह युद्ध से दुष्प्रभावित हैं और वहाँ की ऑलमोस्ट 25% लोगों का पलायन वहाँ से हो चुका है, राइट। तो सीरिया का ही कोई शहर इस लिस्ट में आना चाहिए था, दैट वाज दमिश्क। किसी रिपोर्ट में 25% बताया जाता है, किसी रिपोर्ट में 1/3 बताया जाता है। एग्जैक्ट आपको पुष्टि करनी है तो आप स्वयं वहाँ जाइए, 2-4 बम गोले आतंकवादी मारेंगे एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट नंबर। यहाँ से बहुत बड़ी जनसंख्या का पलायन
अफ्रीका, निकटवर्ती अफ्रीका और मेडिटेरियन सी पार करके यूरोपियन यूनियन के कुछ कुछ देशों या यूरोप तक हुआ है। तो ये दुखद है, किसी को भी आतंकवाद या गृह युद्ध के कारण अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। तो दमिश्क सबसे कम रहने लायक शहर है। और न्यूजीलैंड का एक बहुत खूबसूरत शहर ऑकलैंड दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर की लिस्ट में नंबर 1 पर आया है। ऑकलैंड और दमिश्क, सीरिया और आपको न्यूजीलैंड। और जानिए कि लंदन बेस्ड एक ग्लोबल थिंक टैंक है, दैट इज ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2040 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और लगभग 3.5% गरीबी बढ़ जाएगी। तो इस रिपोर्ट में साथ ही ये भी कहा गया है कि इस सदी के अंत तक भारत की जीडीपी में 3 से 10% तक की कमी आएगी या नुकसान होगा। मीन्स वगैरह में कहीं पे आप लोग लिख सकते हैं, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, इवन जो भी और पीसीएस एग्जाम्स हैं या यूपीएससी मेंस वगैरह में, कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आपको जलवायु परिवर्तन के। तो इस आपको थिंक टैंक का सीधे कहना है कि गरीबी बढ़ेगी और जीडीपी में नुकसान होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, प्लीज नो दैट ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और रिपोर्ट का नाम द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। उसके अगले में जानिए, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और फिलहाल जो 4 सेवारत डिप्टी गवर्नर्स हैं वो हैं माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और महेश कुमार जैन। साथ ही ये भी जानिए, बहुत सारे एग्जाम्स में स्पेशली बैंकिंग वगैरह में पूछ देते हैं कि अभी आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो शशिकांत दास साहेब। G7 के अध्यक्ष होने के नाते ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अपने शिखर सम्मेलन G7 में आमंत्रित किया है। और मोदी जी ने इनको क्या किया है कि ऑनलाइन मीन्स के द्वारा ही संबोधित किया है। अगले आने वाले करंट अफेयर्स के सत्र में हम लोग देखेंगे, सेशन में देखेंगे। और ये भी जानिए कि इस बार आपको G7 का आयोजन ब्रिटेन में है। एग्जैक्ट कार्बिस बे डिक्लेरेशन इसको लेकर के हैं, अगले अंक में हम लोग देखेंगे, बिकॉज ये चीज़ें अभी संपूर्णता से आई नहीं थी। तो अगले अंक में देखेंगे कि क्या है आपको कार्बिस बे डिक्लेरेशन। आयोजक देश ब्रिटेन है और ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है G7, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा हैं। तो बेसिकली ऐसे याद किया जा सकता है कि जो भी आपको दुनिया के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, उसमें 3 जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हैं, जो आपको 2 सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वो नहीं हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जापान, जर्मनी, इटली एंड कनाडा। इसके अतिरिक्त जानिए कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं को, डायरेक्ट कृषि उपभोक्ता कहने का मतलब कि वैसे किसान जो अपने खेतों के लिए बिजली इस्तेमाल में लाते हैं, उनको हर महीने 1000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। तो डैट मीन्स कि किसानों की खेतों के लिए जो भी बिजली दी जाती है, अब मोदी सरकार ने एक बहुत आउटस्टैंडिंग फैसला क्या किया कि उन्होंने फीडर अलग करवा दिए कि अगर आपको घरेलू उपयोग के लिए बिजली चाहिए तो उसके लिए ट्रांसफार्मर फीडर अलग से उसको फीड किया जाएगा और व्यावसायिक या कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल के लिए फीडर अलग होगा। तो अगर आप खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, घर में अगर हम आप बिजली पंखे जला रहे हैं तो इसमें कोई देश हित नहीं है। हाउएवर अगर हम आप खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं तो ये देश के लोगों के पेट भरने की प्रक्रिया है, देश हित इससे सुनिश्चित होता है। सो डैट्स वाई ऐसे इलेक्ट्रिक बिल वगैरह में 1000 रुपये महीने आपको कंसंट्रेट आपको क्या किया जाएगा, छूट दी जाएगी। उसके अतिरिक्त जानिए, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और उड़ीसा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हुए दूसरा स्थान अर्जित किया है। खून की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया है और उड़ीसा में फॉलिक एसिड की बहुत सारी गोलियों का निःशुल्क वितरण किया गया है एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि उड़ीसा दूसरे नंबर पर आया है। हाउएवर मध्य प्रदेश का नाम ध्यान में रखिए कि ये एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। इसके अतिरिक्त जानिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का
पता लगाने के लिए आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने तकनीक ईजाद की है। इसके द्वारा 4 दिन पहले ही तूफानों के आने का पता चल जाएगा और हम राहत एवं बचाव के जो कार्य हैं उनको और संपूर्णता से और सटीकता के साथ उनका संचालन कर पाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पता कौन लगा रहा होगा पहले से? तो आईआईटी खड़गपुर। ये आपको वेस्ट बंगाल में है खड़गपुर। इसके अतिरिक्त जानिए आई फैमिलिया इंटरपोल की पहल है और इसमें क्या किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय डीएनए नातेदारी संबंधों के आधार पर लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए वैश्विक डेटाबेस है। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न लोगों के अगर डेटाबेस डीएनए के तैयार कर लिए जाएं, कहीं पे कोई लापता व्यक्ति अगर मिल रहा है तो तुरंत उनका मिलान किया जा सकता है कि ये आदमी अमुक देश से संबंधित रहे हैं और तुरंत उनको वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जानिए कि संपूर्ण वयस्क आबादी को कोविड टीका देने वाला देश का पहला गांव आपको व्यान बना है। व्यान में जितने आपको वयस्क लोग हैं उन सबको टीका मिल चुका है कोविड का और ये व्यान गांव आपको जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में है। तो बांदीपोरा नहीं भी याद रखेंगे तो व्यान और जम्मू कश्मीर कम से कम ज़रूर याद रखिए और 100% सफलता के लिए बांदीपोरा भी याद करिए। तो ये था इन 4 दिनों का करंट अफेयर्स और अगले अंक में हम लोग थोड़ा G7 वगैरह के बारे में डिटेल से बात कर रहे होंगे और अगला 12 से लेकर के 16 तारीख तक का जो 13 से लेकर 16 तारीख तक का करंट अफेयर्स है वो हम लोग 17 को दे रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले अंक में। जय हिंद।